हमारी 11th की फर्स्ट यूनिट का आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम कर रहे थे जिसके अंदर हम 4-5 लॉज के बारे में जानेंगे, उनमें से 3 लॉ जो फर्स्ट 3 लॉज थे उनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ लिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हमने पढ़ लिया और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने पढ़ लिया। आज का जो हमारा लॉ रहेगा 4th नंबर का भाई, वो क्या रहेगा आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है भाई, एक बार लिख लेते हैं। when two elements combine separately, when two elements combine separately with a fixed mass, third element with the fixed mass of third elements, then the ratio of masses in which they do so when two elements combine separately with a fixed mass of third elements, then the ratio of masses in which they do so always bears a simple whole number ratio with the ratio of masses in which they combine with each other बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है। क्या है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, अलग अलग कंबाइन होंगे विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे अलग अलग, ठीक है, और उसका मास क्या रहेगा, थर्ड एलिमेंट का फिक्स रहेगा। देन द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे डू सो, कहने का मतलब क्या है कि जिनके जो मास का रेशियो रहेगा, किनके मास का रेशियो, ये जो दो एलिमेंट हैं ये जिस तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं, जिस तीसरे एलिमेंट के साथ अलग अलग कंबाइन हो रहे हैं, इनके मास का रेशियो क्या रहेगा, ऑलवेज सिंपल होल नंबर, किसके साथ, विद द रेशियो ऑफ मासेज, जब वो आपस में कंबाइन करेंगे, विद द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि दो एलिमेंट होंगे वो अलग अलग किसी तीसरे फिक्स मास वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे, तो जो जिस मास की, यानी जो उनका मास होगा, जो दो एलिमेंट हैं वो आपस में तीसरे के साथ जब कंबाइन होंगे तो उनके मास का रेशियो रहेगा वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। किसके साथ, विद द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन, जब वो दोनों अलग अलग एलिमेंट थे वो आपस में कंबाइन करेंगे, उनका रेशियो लेंगे, और जो फिक्स मास वाले के साथ वो कंबाइन हो रहे हैं उनका रेशियो लेंगे, वो रेशियो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा, ठीक है, सिंपल होल नंबर आएगा उनका रेशियो। एग्जांपल लेके देखते हैं भाई एक, ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक हमने सल्फर ले लिया और एक हमने ऑक्सीजन ले ली। सल्फर और ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ। टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, इसके साथ मिलके क्या बनेगा, H2S, इसके साथ मिलके क्या बनेगा, H2O। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, इसका मास क्या है, फिक्स ही रहेगा ना, देखो
मास फिक्स है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट देन द रेशियो ऑफ मासेज, देन द रेशियो ऑफ मासेज, किसका रेशियो, यहाँ इनके मास का रेशियो, देन द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे डू सो, यहाँ जिस रेशियो के अंदर इनका मास होगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक सिंपल होल नंबर रहेगा। किसके साथ, विद द रेशियो ऑफ मास इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन, ये दोनों आपस में कहाँ कंबाइन करेंगे, क्या बनाएंगे, SO2। तो इन दोनों, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ इनके मास का रेशियो जो होगा वो किसके सिंपल होल नंबर में रेशियो के अंदर होगा भाई, इन दोनों के। यहाँ जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ इनका रेशियो लेंगे वो, और यहाँ जब ये आपस में कंबाइन करेंगे इनका रेशियो लेंगे वो, दोनों क्या करेंगे भाई, हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेंगे। एक बार फिर बता रहा हूँ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, अलग अलग कंबाइन कर रहे हैं, विद ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ मासेज, देन द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे डू सो, इनके मास का रेशियो यहाँ पे क्या रहेगा वो, देन द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे डू सो ऑलवेज बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो, किसके साथ, विद द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन, ये आपस में कंबाइन करेंगे, यहाँ इनके मास का रेशियो क्या रहेगा, और ये दोनों हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन होंगे तो यहाँ इनके मास का रेशियो क्या रहेगा, ये दोनों का रेशियो जब हम लेंगे तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा भाई। यहाँ तक समझ आया। अब देखो यहाँ क्या करोगे, थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, व्हेन टू एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट, सल्फर और ऑक्सीजन, कंबाइन विद थर्ड एलिमेंट, किसके साथ, हाइड्रोजन, और इसका क्या है भाई, मास फिक्स है। दो एलिमेंट हैं सल्फर और ऑक्सीजन, कंबाइन कर रहे हैं विद ए फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट या थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ इनका रेशियो क्या रहेगा, बियर से रेशियो, इनका रेशियो क्या रहेगा भाई, यहाँ देखो, यहाँ इसका मास कितना होगा, यहाँ सल्फर का मास कितना होगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो मास कितना हो गया 32, ऑक्सीजन का कितना है 16, यहाँ इनका रेशियो कितना रहेगा, S रेशियो ऑक्सीजन कितना रहेगा भाई 32 रेशियो 16, कितना आ गया 2:1। जब ये फिक्स मास वाले एटम के साथ, एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो इनका रेशियो आ गया इतना, ठीक है। अब जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, SO2। यहाँ इनका दोनों का रेशियो कितना रहेगा, देखो सल्फर का मास कितना है 32, ऑक्सीजन का कितना हो गया, एक एटम का मास कितना है 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 32, यानी 1:1। यहाँ 1:1 आया है, यहाँ 2:1 आया है। अब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, क्या आएगा 2/1 डिवाइड में 1/1, क्या आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल, यानी 2:1 कह दो या 1:2 कह दो, एक सिंपल होल नंबर ही तो है। 1:2 आ गया, 1:2:3 आ गया, ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो होंगे, ठीक है, समझ आ गई। तो ये इस प्रकार से करना, एक बार फिर से देख लेना, व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, अलग अलग सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ अलग कंपाउंड बन रहा है, यहाँ अलग, कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट हैविंग फिक्स मास, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुए तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना, यहाँ जो प्रोडक्ट बना, कंपाउंड बना, मॉलिक्यूल बना, जो भी बना, यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, इनके मास का रेशियो कितना है 2:1, ठीक है। यहाँ इनका जो रेशियो आएगा उसका रेशियो किसके साथ लेना है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो इनके मास का रेशियो क्या होगा, ये आ गया। अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, जब हमने इन दोनों का रेशियो निकाला वो कितना आ गया आपका 1:2, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो ये कहता है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कि जब भी दो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करेंगे किसी तीसरे एलिमेंट के साथ अलग अलग, तो जो उनके मास का जो रेशियो रहेगा जिसके अंदर वो फिक्स वाले के साथ कंबाइन हो रहे हैं,
वो रेशो, और जब वे आपस में कंबाइन करेंगे उनके मास का रेशो हमेशा क्या रहेगा भाई, एक सिंपल होल नंबर रेशो में रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे गैलुसैक्स लॉ की। भाई गैलुसैक्स लॉ क्या कहता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा गैसेज रिएक्ट करेंगे आपस में, जब भी दो या दो से ज़्यादा गैसेज आपस में रिएक्ट करेंगी और वो आपस में रिएक्ट करके किसी गैसेस प्रोडक्ट का ही निर्माण कर रही हैं, दो या दो से ज़्यादा गैसेज जब आपस में रिएक्ट करेंगी और रिएक्ट करने के बाद अगर वो गैसेस प्रोडक्ट का ही निर्माण कर रही हैं, तो जो रिएक्टेंट की वॉल्यूम होगी और जो प्रोडक्ट की वॉल्यूम होगी उनका रेशो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रहेगा। ये कहता है आपका गैलुसैक्स लॉ। क्या कहता है गैलुसैक्स लॉ? व्हेन टू और मोर गैसेस react to form a gaseous product then the ratio of volume of reactant and volume of product when two or more gases react to form a gaseous product, then the ratio of volume of reactant and volume of product should be a simple whole number ratio, सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मेजर किया जाएगा सेम टेम्परेचर पे। और कंडीशन क्या है भाई, वॉल्यूम है, वॉल्यूम शुड बी मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, उसी टेम्परेचर के ऊपर आप उसकी वॉल्यूम मेजर करनी है। क्या कहता है भाई आपका गैलुसैक्स लॉ कि जब भी दो एलिमेंट्स व्हेन टू और मोर गैसेज, जब भी दो या दो से ज़्यादा गैसेज आपस में रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म ए गैसेस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी कैसा बनेगा, गैसेस प्रोडक्ट ही बनेगा, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, वॉल्यूम की जो रिएक्टेंट की जो वॉल्यूम होगी उसका रेशियो और प्रोडक्ट की जो वॉल्यूम होगी उसका रेशियो हमेशा किस में रहेगा भाई, सिंपल होल नंबर में रहेगा, सिंपल होल नंबर के रेशियो में रहेगा। एग्जांपल ले लेते हैं भाई, मैंने ले लिया H2 और मैंने ले ली O2। ठीक है, क्या बनेगा आपका H2O, H2 प्लस O2। ठीक है, और सबसे पहले आप ध्यान रखना भाई, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बिना बैलेंस किए ये वेरी नहीं करेगा, या मैं यूँ कहूँ वेरीफाई नहीं होगा ये लॉ। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ क्या हमने 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, अब यहाँ क्या कहता है ये देखो, ये लॉ क्या कहता है, इसका मतलब क्या है, टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस कितनी वॉल्यूम है इसकी, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन, कंबाइन करके क्या बना रहे, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। कहने का मतलब क्या है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, तो ये भी आपका क्या होगा, स्टीम यानी कि भाप की फॉर्म में होगा, ध्यान रखना। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा गैसें हैं, 2 गैसें हैं आपस में रिएक्ट कर रही हैं और रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बना रही है वो भी कैसा है आपका, गैसियस प्रोडक्ट है, बन गया। पहले वाली कंडीशन तो पूरी।
देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की वॉल्यूम का रेशियो कितना है 2:1। भाई यहाँ इनका रेशियो कितना है, रेशियो कितना है इनकी वॉल्यूम का 2:1। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, यही तो बन रहे हैं, इसका रेशियो कितना है 2। ऑलवेज बी ए सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या रेशियो रहेगा इनका, देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो वॉल्यूम है उनका रेशियो कितना रहेगा 2:1:2, जो कि एक सिंपल होल नंबर है। समझ आ गई। तो जब भी गैलुसेक्स लॉ के बारे में पूछा जाए तो दो या दो से ज़्यादा गैसेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद किसी गैसियस प्रोडक्ट का ही निर्माण कर रही हैं, तो उस टाइम पे उस सिचुएशन पे क्या होगा कि जो रिएक्टेंट की वॉल्यूम होगी वो उनका रेशियो और प्रोडक्ट की वॉल्यूम का रेशियो जो रहेगा वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रहेगा। ठीक है भाई, ये है आपका गैलुसेक्स लॉ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हमने ले ली नाइट्रोजन और हमने ले लिया हाइड्रोजन, और जो गैस बनी वो निकली आपकी अमोनिया। नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब देखो यहाँ पहले इसको बैलेंस करो, हाइड्रोजन कितने हैं 3, नाइट्रोजन 1, यहाँ कितने हैं 2। तो अगर मैं नाइट्रोजन यहाँ हो गए तो 2 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया आपकी 3 दूनी 6, N2 + 3H2 गिव अस टू 2NH3। क्या कहता है गैलुसेक्स लॉ, दो गैसेज हैं आपस में रिएक्ट करके क्या बना रही हैं, प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो प्रोडक्ट भी कैसा होगा आपका गैसियस ही होगा, तो गैस की फॉर्म में है। तब क्या होगा, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तब क्या होगा कि जो रिएक्टेंट की वॉल्यूम का रेशियो रहेगा और प्रोडक्ट की वॉल्यूम का रेशियो रहेगा वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर में रहेगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कितनी वॉल्यूम है 1 वॉल्यूम ऑफ N2 कंबाइन विद 3 वॉल्यूम ऑफ H2 क्या दे देगा 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। तो इनकी वॉल्यूम का रेशियो क्या रहेगा, यहाँ कितनी वॉल्यूम है 1, तो 1, रेशियो यहाँ कितना है 3:2, जो कि क्या है 1:2:3, एक सिंपल होल नंबर है। ठीक है भाई, तो इस टाइप से करना है आपको। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं भाई। बुक के अंदर दे रखे हैं, व्हेन 100 ml ऑफ मीथेन्स बर्न्स इट प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर। मीथेन को जला रहे हैं भाई, अब जलाने के लिए क्या चाहिएगी ऑक्सीजन, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसको जलाएंगे क्या मिलेगा आपको CO2 + H2O। When 100 ml of methanes burns it produces CO2 and water. Find the volume of gas required and find the volume of CO2 produced. आपको ये बताना है कि कितनी ऑक्सीजन तो चाहिएगी इस मीथेन को जलाने के लिए, कितनी वॉल्यूम चाहिए यानी कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ कितनी CO2 पैदा होगी जलाने के बाद। तो ध्यान रखना ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये क्या है लिक्विड है यहाँ पे, तो हम इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको भूल जाओ। समझ आ गई। ये क्या कह रहा है कि 100 ml है, 100 ml हमने मीथेन को जलाया, CO2 और वाटर प्रोड्यूस हो गया। तो कह रहा है कि इस 100 ml मीथेन को जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पैदा हुई, आपको ये बताना है। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन होगी 3, तो यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन है। मीथेन हाइड्रोजन कहाँ है, कितने यहाँ 4 हैं, हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन होगी 2 और 2 4, तो यहाँ रख दिया हमने 2, बैलेंस होगी। अब इनकी वॉल्यूम देखो, 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या दे रही है आपको 1 वॉल्यूम ऑफ CO2, इसको तो भूल ही जाओ।
इनका रेशो कितना आ गया 1:2:1, ये आ गया इन तीनों का रेशो। अब क्या कह रहा है कि जो मीथेन थी वो कितनी थी 100 ml, मीथेन कितनी थी 100 ml, तो जिसका रेशो 1 है कितने ml थी 100 ml, तो ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ी भाई, एक की वैल्यू 100 ml है तो 2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 की वैल्यू कितनी रहेगी 2 × 100 नहीं हो जाएगा, 100 ml का रेशो कितना है, यानी वन रेशो जो है वो किसके इक्वल है 100 ml के इक्वल है, क्योंकि मीथेन का रेशो कितना है 1 और मीथेन की क्वांटिटी कितनी है 100 ml, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है 100 के, तो 2 वॉल्यूम किसके बराबर आएंगे, किसके बराबर आ जाओगी भाई 200 ml, यानी जो ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ेगी जलाने के लिए, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितनी ज़रूरत पड़ी 200 ml। अब बात कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी वॉल्यूम निकलेंगे या कितनी अमाउंट निकलेगी, यहाँ से कितनी गैस प्रोड्यूस होगी। जब 1 की वैल्यू 100 थी तो इसका मतलब 100 ml हमने मीथेन जलाई, 100 ml मीथेन जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए थी 200 ml निकाल ली। अब इसका CO2 का रेशो कितना है 1, तो CO2 कितनी रहेगी आपकी 1 की वैल्यू किसके बराबर है 1 × 100, यानी कि 100 ml आपकी क्या रहेगी भाई CO2 प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो ये भी ध्यान रखना उनका रेशो लेके उनकी क्वांटिटी के इक्वल रख देना, 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 2 की कितनी आएगी 5 की कितनी आएगी। ठीक है, तो ये था आपका गैलुसैक्स लॉ। उसके बाद आता है आपका एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, या उसको एवोगैड्रो लॉ भी बोल देते हैं और एवोगैड्रो प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है भाई आपका एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, इसको एवोगैड्रो लॉ भी बोल देते हैं, एवोगैड्रो प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। क्या था ये, इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। कि सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ये बता दिया कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और एक कंपाउंड बना रहे हैं तो उनके मास का जो रेशो रहेगा वो फिक्स रहेगा, यानी किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर उन जो एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स के मास का रेशियो फिक्स रहेगा। अगर मैं बात करूं फिर से वही कि हाइड्रोजन वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा, ये बात तो कह दी जॉन डाल्टन ने। उसके बाद आए गैलुसैक्स। गैलुसैक्स लॉ क्या कहता है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा गैसेज आपस में रिएक्ट करेंगी तो उनकी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो वॉल्यूम का रेशियो रहेगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। यानी डाल्टन ने तो ये कह दिया कि जब भी कोई 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट किसी कंपाउंड को बना रहे हैं तो उनके मासेज का जो रेशियो रहेगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। और जब बात आई गैलुसैक्स की तो उसने कह दिया कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा गैसेज आपस में रिएक्ट करेंगी तो उनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो वॉल्यूम का रेशियो रहेगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। इन दोनों चीज़ों को जब कनेक्ट किया एवोगैड्रो ने, सॉरी एवोगैड्रो नहीं बर्जीलियस था भाई, बर्जीलियस ने क्या किया भाई, इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट किया और ये अनुमान लगाया कि कहीं ना कहीं जब डाल्टन ने ये बात कह दी, गैलुसैक्स ने ये बात कह दी, तो कोई ना कोई तो इनके पास प्रूफ होगा। तो उसने क्या किया, इन दोनों के बीच में ये दिमाग लगाया कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में भी रिलेशन होगा। किस किस के बीच में, वॉल्यूम के बीच में और मासेज के बीच में। भाई मास और वॉल्यूम के बीच में भी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इनके बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन मिलेगा। तो बर्जीलियस नाम का एक साइंटिस्ट आया और उसने अपनी एक हाइपोथेसिस दी, अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम रखा गया बर्जीलियस हाइपोथेसिस। लेकिन इसके अंदर भी कुछ कमियां रह गई थी भाई, और उन कमियों को दूर किसने किया, एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो ने क्या किया, इक्वल वॉल्यूम, क्या बताया इन्होंने, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज contain equal number of molecules। बहुत बड़ी बात कह दी।
क्या कहता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए मेरे पास दो गैसेज हैं, उनकी वॉल्यूम सेम है। मैं 100 ml तो ले लेता हूँ आपका नाइट्रोजन, और 100 ml क्या ले लेता हूँ मैं, हाइड्रोजन। 100 ml मैंने क्या ले ली, नाइट्रोजन गैस, और 100 ml मैंने क्या ले ली, हाइड्रोजन गैस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहती है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज, दोनों गैसेज की वॉल्यूम क्या है भाई, इक्वल है। ये कह रहा है कि अगर गैसेज, जितने भी गैसेज हैं उनकी वॉल्यूम इक्वल है तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल। कहने का मतलब क्या है, अगर 100 ml के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं, 100 ml नाइट्रोजन के अंदर अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 ml हाइड्रोजन के अंदर भी कितने होंगे, n मॉलिक्यूल्स होंगे भाई। ये कहती है आपकी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, प्रेशर, टेम्परेचर और बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज रहेगी वो सारी की सारी सेम रखनी, इनको चेंज नहीं करना। समझ आ गई बात? क्या कहता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि अगर आपके पास जितनी भी गैसेज हैं उन गैसेज की अगर वॉल्यूम सेम है तो गैस चाहे कौन सी भी हो, अगर वॉल्यूम सेम है तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम रहेंगे। यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ गैसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, या मैं हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगी, क्योंकि अगर किसी की वॉल्यूम, यहाँ हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि 100 ml जो गैस है नाइट्रोजन और 100 ml ही हमने हाइड्रोजन ली, दोनों के अंदर अगर एक के अंदर यहाँ अगर मैं कह दूँ ना कि 50 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, 50 ही होंगे। बशर्ते आपको टेम्परेचर, प्रेशर और जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज रहेगी उनको चेंज नहीं करना। तो ये है आपकी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो ये कुल मिला के जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे इसके अंदर हमने लगभग 5 से 6 रूल पढ़ लिए, 6 लॉ पढ़ लिए। पहला था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उसके बाद था आपका गैलुसेक्स लॉ, और अब लास्ट में आता आपका एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और उसके बाद आएगा मोल कॉन्सेप्ट जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छोटा सा पार्ट 9th क्लास में आता है, उसका करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक के अंदर ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।